नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। ब्यूनस आयर्स में G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मेलन में कृषि, वैश्विक अर्थव्यवस्था, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर होगा जोर। योग कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संबोधन, कहा भारत ने दुनिया को योग का दिया तोहफा। सम्मेलन से इतर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव से प्रधानमंत्री ने की मुलाकात। भारत, अमेरिका, जापान के बीच पहली और भारत, रूस, चीन के बीच होगी दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता। चीन के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर से भी मुलाकात का कार्यक्रम। राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की राजस्थान में जनसभा, राजनाथ सिंह की तेलंगाना में रैली। कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने भी झोंकी ताकत। 2012 में पश्चिम बंगाल कोयला खदान आवंटन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला। पूर्व केंद्रीय कोयला सचिव HC गुप्ता समेत 5 दोषी करार, सजा पर बहस 3 दिसंबर को। और हॉकी विश्व कप में 2 अहम मुकाबले आज। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच भिड़ंत, इंग्लैंड और चीन की टीम होंगी आमने सामने। और बुलेटिन में सबसे पहले बात G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी खबरों की। G20 शिखर सम्मेलन अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हैं। सम्मेलन में कृषि क्षेत्र में न्याय संगत और सतत विकास पर आम सहमति बनाने के तरीकों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री आज ब्यूनस आयर्स में शिखर सम्मेलन में पहले सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का विषय है न्यायपूर्ण और सतत विकास के लिए आम सहमति। प्रधानमंत्री G20 सम्मेलन में जनहित सर्वोपरि विषय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। वो तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से पड़ने वाले प्रभाव, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे मुद्रा, जनधन योजना और आतंकवाद समेत कई विषयों पर प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने अर्जेंटीना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्यूनस आयर्स में आयोजित शांति के लिए योग समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था, टिकाऊ विकास, जलवायु परिवर्तन और भगोड़ा आर्थिक अपराधियों जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और ये पूरी दुनिया के हित में है। अर्जेंटीना G20 समिट की मेजबानी कर रहा है तो यह हमारे लिए भी खुशी और गर्व की बात है। इस समिट में जिन मुद्दों पर बात होगी जैसे ग्लोबल इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, आर्थिक भगोड़े अपराधी, उनसे सिर्फ भारत या अर्जेंटीना का ही नहीं, सारे विश्व का हित जुड़ा है। हमारे दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। व्यापार, फार्मा, ऑयल एंड गैस, IT और स्पेस, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां एक दूसरे की क्षमताओं का आपसी फायदा उठा सकते हैं। भारत और अर्जेंटीना का सहयोग जल, थल और नभ हर जगह एक नए साझा और सुनहरे भविष्य की सृष्टि कर सकता है। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना और भारत के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी को योग कम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शांति के लिए भारत ने दुनिया को योग का खास तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि योग हमें बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद करता है और हमारे दिमाग और शरीर को शांत रखने की ताकत देता है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने योग किया। सर्वे सन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम, इस भारतीय दर्शन की यह
व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। मुझे यह जानकर खुशी है कि इस वर्ष बुएनोस आयरेस में भी योग दिवस पर 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। योग का अर्थ ही है जोड़ना। यह हमें वेलनेस से जोड़ता है, हैप्पीनेस से जोड़ता है और आज भारत और अर्जेंटीना के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी को योग बांट रहा है और हमारे दोनों देशों को, हमारे लोगों को जोड़ रहा है। 13वें G20 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ त्रिपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके अलावा रूस, भारत और चीन के बीच दूसरी बार आयोजित की जा रही त्रिपक्षीय बैठक में भी भाग लेंगे। बैठक 12 साल के अंतराल के बाद आयोजित हो रही है। रूस, भारत और चीन की त्रिपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भाग लेंगे। बैठक में जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, भ्रष्टाचार और आपदा, लचीला आधारभूत संरचना जैसी लोगों की चिंताओं के वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति, जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। G20 शिखर सम्मेलन से इतर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्यूनस आयर्स में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सौद के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच तकनीक, कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए भविष्य की संभावनाओं पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर स्थिर ऊर्जा की कीमतों पर जोर दिया। दोनों नेताओं के बीच आपसी व्यापार बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस बात को लेकर चर्चा हुई कि सऊदी अरब अगले 2-3 साल में निवेश को कैसे बढ़ा सकता है। विदेश सचिव विजय गोखले के मुताबिक क्राउन प्रिंस के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात काफी सौहार्दपूर्ण रही। The first was a meeting with His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman of Saudi Arabia. It was a very cordial meeting. It was a warm meeting. The Crown Prince spoke of India as an important partner for Saudi Arabia. And there was very specific discussion that took place between the two leaders on how Saudi Arabia can enhance its investment across a number of sectors in the next 2 to 3 years. The Crown Prince informed the Prime Minister that Saudi Arabia will be finalizing an initial investment into the National Infrastructure Fund. He also referred to future prospects for investment in the technology sector, in the agricultural sector and in the energy sector. And Prime Minister in particular stressed upon the importance of having stable and predictable energy prices, and some discussion took place between the two leaders on how Saudi Arabia can contribute and help in stabilizing energy prices, particularly for India. The Crown Prince was specially mindful of the contribution that Indians have made in the building of Saudi Arabia over the years, and he specifically expressed appreciation for this. Prime Minister, of course, expressed happiness at this and also thanked him for looking after the well-being of our citizens there. So at the end of the meeting, the two leaders have agreed that we will now set up a mechanism at leadership level which will go into the possibilities of concrete action in terms of investment, in terms of technology, in terms of manufacturing across various sectors, from energy to food security to infrastructure and to defense. And this mechanism will be worked out shortly, and we will expect that in the next 2 to 3 years there will be a significant scaling up in investment in Saudi investment in India. सऊदी के क्राउन प्रिंस से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच जलवायु परिवर्तन समेत कई और मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने पोलैंड में आगामी बैठक के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में भारत की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछले 2 महीने में एंटोनियो गुतेरेस की दूसरी मुलाकात थी। The Prime Minister had a short while ago was, of course, with the Secretary General of the United Nations, Mr. Guterres. And the main subject of discussion was the forthcoming climate change meeting in Katowice in Poland
the so-called COP24. The Secretary General specifically acknowledged that India plays a very major role in climate change negotiations. He acknowledged that Prime Minister had taken a number of very concrete steps towards addressing climate change, and he mentioned the International Solar Alliance. He also mentioned that when he was in Delhi last month, he had seen for himself the manner in which other campaigns that the Prime Minister has led, including the Swachh Bharat campaign, was having an impact on the environment. And it was his sincere hope and expectation that in the forthcoming meeting next week in Poland, India will play a uniting role. It will play the role of a good Samaritan. It will bring together the various groups of developed countries and developing countries, those which have money and those which need money, those which have technology and those which could use technology, to come up with certain solutions which would eventually feed into the climate change summit that the UN Secretary General is planning in 2019. So it was a good meeting, and Prime Minister assured the UN Secretary General that India plays a positive role in climate change negotiations, that it is part of Indian culture and civilization to preserve the environment, and that he could rest assured that India would play its due and responsible role at the COP24 in Katowice. और खबरें जारी हैं, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैं कहता हूँ कि डॉक्टर होने से मुझे खाना मिला, लेकिन थिएटर करने से मुझे भूख लगती है अच्छी। मैं अंदर आके गाना सुन सकती हूँ? जी हाँ, जरूर जरूर। मगर अंदर सिर्फ मैं और मिस्टर कारे हैं, अगर आपको इतराज न हो। आप उर्वशी जी हैं ना? पहले मुझे लगता था इंसान उनमें समाधान जिंदगी के प्रति वो उतनी उम्मीदें रखता था जितनी एक को अपनी जिंदगी में रखनी चाहिए। आजकल दिल मांगे मोर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मोहन अगाशे। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और अब एक नजर विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर हैं। अमित शाह ने आज नागौर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस राजस्थान में सरकार बनाने का सपना देख रही है। अमित शाह ने विश्वास जताया है कि राजस्थान में बड़े बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष सुजानगढ़ में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही वो श्रीगंगानगर में रोड शो भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में राजस्थान की जनता ने एक निर्णय करना है और वो निर्णय आपको 7 तारीख को करना है और 7 तारीख को आपका जो फैसला होगा, इसके आधार पर अगले 5 साल तक महान राजस्थान के अंदर इस पार्टी की सरकार होगी, इस व्यक्ति की सरकार होगी। एक और मोदी जी के नेतृत्व में, वसुंधरा राजे के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी ओर ना नेता है, ना नीति है, ना सिद्धांत है, राहुल बाबा की टीम खड़ी है। राहुल बाबा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। राज्य में अगले महीने की 7 तारीख को मतदान होगा। राजस्थान में कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राजसमंद में रैली की। उन्होंने बदलाव के लिए लोगों से वोट डालने की अपील की। ये अज्ञानी लोग नहीं, ऐसे कोई जानबूझ के बोलते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, सोशल मीडिया को दुरुपयोग करने के लिए, नई पीढ़ी को गुमराह करने के लिए।
तो बना दिया इन लोगों ने। राहुल गांधी कहते हैं हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई हमारी है। हमारी विचारधारा दूसरी है जो गांधी जी की दी हुई है। हमारी नीति कार्यक्रम देश हित में है, गरीब गांव किसान के हित में है, दलित के हित में है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज तेलंगाना के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह ने आज आसिफाबाद में रैली की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी लोगों के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में विकास दर आधी थी और महंगाई दुगनी थी, जिसे बीजेपी ने कम कर दिया। कांग्रेस की सरकार थी तो इस देश में जो विकास दर था वह महंगाई का जस्ट हाफ हुआ करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने के बाद यह विकास दर, ग्रोथ रेट, वह इन्फ्लेशन यानी महंगाई का जस्ट डबल हो गया है। यह मामला पूरी तरह से उलट गया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा। लगाओ ईडी, लगाओ आईटी, लगाओ सीबीआई, लगाओ सीवीसी, ये उनका है। इस देश में हमको डेमोक्रेसी को कायम रखना है, संविधान को बचाना है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी तेलंगाना के दौरे पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कल शमशाबाद में सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों के प्रबंधन और शिक्षकों के साथ एक बैठक को संबोधित किया। राहुल गांधी ने किसानों का कर्ज माफ करने पर अपना रुख दोहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों के कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। राहुल गांधी ने परिगी और हैदराबाद के करीब चिलेवल्ला में रोड शो भी किया। If the Prime Minister of India can forgive 3,50,000 crores of 15 people, the richest people in the country, then he should be ready to forgive the loan of India's farmers. They are favoring larger corporate institutions, and they are harming the institutions that have been set up by thousands and thousands of entrepreneurs like yourself. तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में किसानों के 2 लाख तक के कर्ज को माफ और उच्च गुणवत्ता के बीज मुफ्त में उपलब्ध कराने की बात कही गई है। साथ ही राज्य के युवाओं को निःशुल्क लैपटॉप, 7वीं से 10वीं कक्षा में पढ़ाने वाली छात्राओं को मुफ्त में साइकिल दी जाएगी। प्रदेश की 3.5 करोड़ जनता को सरकार बनने पर आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिए जाने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में राज्य के सरकारी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल किए जाने का भी वादा किया गया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के लक्ष्मण ने कहा कि सरकार बनते ही घोषणा पत्र में कही गई बातों को जल्द लागू किया जाएगा। सोशल वेबसाइट ट्विटर पर अक्टूबर और नवंबर में 5 राज्यों में चल रहे चुनाव को लेकर 48 लाख से अधिक ट्वीट किए गए हैं। ट्विटर ने बयान जारी करके ये जानकारी दी है। ट्विटर ने बयान जारी करके कहा है कि छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव चल रहे हैं और पिछले 2 महीनों में विधानसभा चुनाव को लेकर 48 लाख से अधिक ट्वीट किए गए हैं। बयान में कहा गया है कि 27 से 29 नवंबर के बीच 2.5 लाख से अधिक ट्वीट किए गए। कुछ और अहम खबरों पर नजर डालेंगे। जम्मू कश्मीर में कल पंचायत चुनाव के 5वें दौर के लिए वोट डाले गए। इस चरण में 71% से ज्यादा वोटिंग हुई। जम्मू डिवीजन में 85% से ज्यादा वोटिंग हुई है। वहीं कश्मीर डिवीजन में 33% से ज्यादा मतदान किया गया। इस दौर में 541 सरपंच हलकों के लिए 1209 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा 4297 पंच वार्डों के लिए 4723 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1 दिसंबर को छठे चरण की वोटिंग होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल में कोयला खदान आवंटन मामले में अहम फैसला सुनाया। खदान आवंटन मामले में बढ़ती गई अनियमितताओं को लेकर अदालत ने पूर्व केंद्रीय कोयला सचिव HC गुप्ता समेत 5 को दोषी करार दिया है। दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने इन सभी को दोषी माना है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर समेत 5 अभियुक्तों को ट्रायल का सामना करने को कहा गया है। स्पेशल कोर्ट ने इन सभी को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी माना है।
सभी को हिरासत में ले लिया गया है। सजा पर बहस के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल से अधिक उम्र के उम्मीदवारों को नीट की परीक्षा देने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश भर में अगले साल MBBS और BDS में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को यह निर्देश भी दिया कि वो नीट परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दे, ताकि छात्र फॉर्म भर सकें। नीट परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज खत्म हो रही थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस परीक्षा में पास होने वालों का दाखिला कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। इस मामले में अलग अलग राज्यों के छात्रों के समूह ने नीट परीक्षा के लिए ऊपरी उम्र सीमा तय करने के CBSE के फैसले को चुनौती दी थी। मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए किसी भी छात्र को नीट परीक्षा पास करनी जरूरी है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE नीट की परीक्षा का आयोजन करता है। केंद्र सरकार ने दोषपूर्ण हिप प्रत्यारोपण रोगियों के लिए मुआवजा फॉर्मूला तैयार किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि दोषपूर्ण आर्टिकुलर भूतल प्रतिस्पर्धन यानी ASR हिप प्रत्यारोपण कराने वालों के लिए मुआवजे का निर्धारण करने के लिए एक फॉर्मूले को मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार अगस्त 2010 से पहले दोषपूर्ण हिप प्रत्यारोपण प्राप्त करवाने वाले मरीज मुआवजे के पात्र होंगे। दोषपूर्ण ASR हिप इम्प्लांट से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए डॉक्टर अरुण कुमार की अध्यक्षता में मंत्रालय द्वारा एक विशेष समिति गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद मंत्रालय ने ये निर्णय किया। कर्ज माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के मसले पर राजधानी दिल्ली में एक बार फिर किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से कई किसान संगठन दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज भी कई राज्यों के किसान दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे। किसानों ने कहा है कि वो आज रामलीला मैदान से संसद भवन तक मार्च कर रहे हैं। जो फसल का जो दाम है वो पूरा होना चाहिए और दूसरा ऋण से मुक्ति होनी चाहिए। ये मांगे तो काफ़ी दिनों से चल रही हैं। हम चाहते हैं कि इनके ऊपर कानून बने। जब किसान मंडी में जाते हैं तो वहाँ पे उनकी लूट ना हो। एक हम विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पे एक विशेष सत्र बुलाया जाए पार्लियामेंट का और उस पर डिबेट हो किसान के मुद्दे पे। आतंकी संगठनों और उनके नेटवर्क का पूरी तरह सफाया करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र और शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के बीच व्यापक सहयोग की जरूरत बताई है। भारत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को आतंकियों को पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि तन्मय लाल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और SCO के बीच सहयोग का सकारात्मक असर क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, पारगमन और ऊर्जा संबंध और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई संयुक्त राष्ट्र और SCO के बीच व्यापक सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है। तन्मय लाल ने ये बात संयुक्त राष्ट्र और शंघाई सहयोग संगठन सहयोग पर आयोजित दूसरे उच्च स्तरीय विशेष कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सामूहिक सहयोग बढ़ाया जाए तो आतंकवादी संगठनों की पहचान, उनका खात्मा, जवाबदेही सुनिश्चित करना और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जैसे काम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आसान होंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान को इस साल मिलने वाली $3 बिलियन की रक्षा सहायता राशि रोक दी है। अमेरिका ने यह कदम पाकिस्तान की ओर से आतंकी संगठनों पर लगाम ना लगा पाने के कारण उठाया है। यह रकम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस महीने $1.3 बिलियन की रकम रोकने की घोषणा से कहीं अधिक है। वहीं पिछले हफ्ते अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने भी पाकिस्तान को $1.66 बिलियन की सहायता राशि रोकने की घोषणा की थी। अमेरिका ने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो अमेरिका को मूर्ख समझता है। अमेरिका पिछले कई साल से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई ना करने को लेकर पाकिस्तान को फटकार लगाता रहा है। और अब बात करेंगे खेल की दुनिया की। पुरुष हॉकी विश्व कप में अर्जेंटीना ने स्पेन को और न्यूजीलैंड ने फ्रांस को हरा दिया है। कलिंग स्टेडियम में कल खेले गए पहले मैच में अर्जेंटीना ने स्पेन को 4-3 से हरा दिया। अर्जेंटीना की तरफ से अगस्टीन मजली और गुंजालो पिलेट ने 2-2 गोल किए। स्पेन की ओर से एनरिक गोंजालेज, जोसेफ रोमेयू और विंसेक रुइज ने गोल किए। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने फ्रांस को 2-1 से हरा दिया। न्यूजीलैंड की ओर से विक्टर चार्लेट ने 2 गोल किए। आज 2 अहम मुकाबले खेले जाने हैं। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच होगा, वहीं दूसरा मुकाबला इंग्लैंड और चीन के बीच खेला जाएगा। मेजबान भारत का अगला मुकाबला रविवार को
बेल्जियम से होगा। इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।